हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन कॉन्सेप्चुअल लोचा। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिवीजन करेंगे 30 मिनट्स में, पूरा चैप्टर डिटेल में। ये तो बोलने को रिवीजन है, लेकिन हम सारा चीज़ डिटेल में कर रहे होंगे, वो भी सिर्फ 30 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर शाइनी इन नेचर। मीन्स मेटल्स जो होता है वो बहुत ही चिकना होता है, एकदम देखने में मस्त लगेगा, एकदम चमकदार। उसके बाद क्या है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट के मेथड से भी समझाया गया है, एक्टिविटी के मेथड से। तो 3.1 में यही है क्या, मेटल्स का अपीयरेंस नोट डाउन करो, आयरन कॉपर वगैरह करो को कब रब करके घस के देखो। उसके बाद देखेगा क्या, कभी कभी क्या होता है, ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ है तो तुम्हें डल दिखेगा, लेकिन उसको जब घस के देखोगे सैंड पेपर से तो फिर वो शाइनी दिखने लगेगा। हाँ भैया, बिल्कुल हाँ भैया। दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। मीन्स क्या हुआ कि इजीली उसको काटा नहीं जा सकता। ओके भैया, उसको तोड़ा भी आराम से नहीं जा सकेगा। आयरन फॉर एग्जाम्पल, कॉपर, एल्यूमिनियम, एटीसी। अब एक्सेप्शन है इसमें, क्या केमिस्ट्री मतलब भैया एक्सेप्शन। तो चलो एक्सेप्शन आ ही गया, तो चलो देख लो कि यहाँ सोडियम और पोटासियम मेटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सोडियम और पोटासियम को इजीली कट किया जा सकता है नाइफ के द्वारा भी। ओके भैया, तो अब क्या और कोई प्रॉपर्टी है क्या, इसको भी एक्टिविटी के मेथड से देख लें क्या। हाँ भैया देख लो, एक्टिविटी 3.2 देखो क्या है। ट्राई टू कट मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, एटीसी विद नाइफ। इन सारे मेटल्स को कट करने की कोशिश करो, और सोडियम मेटल को भी कट करने की कोशिश करो। किससे? नाइफ से। तो क्या हुआ, हमने बताया कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन नहीं कटेगा, लेकिन सोडियम कट जाएगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, बट ऑल मेटल्स आर नॉट हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज नॉट अ हार्ड मेटल। सोडियम और पोटासियम को नाइफ से भी कट किया जा सकता है। अब चलें आगे, तो देखते हैं मेटल्स आर मेलिएबल। ये मेलिएबल मीन्स क्या होता है भैया, तो ये क्या होता है, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। शीट मीन्स क्या होता है कि एक पतला लेयर इसका बनाया जा सके, पतला प्लेट जैसा कुछ बनाया जा सके। सिल्वर एंड गोल्ड आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। सिल्वर और गोल्ड जो है उसको सबसे पतला थीन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई भी स्वीट वगैरह खाओगे तो उसमें देखोगे क्या, मुरब्बा हम लोग खाते थे तो उसमें क्या रहता था, उजला उजला कलर का कोई प्लास्टिक वगैरह चढ़ा हुआ रहता है, उसको भी खा लिया जाता है, तो वो क्या रहता है, एल्यूमिनियम का फॉयल रहता है। ठीक है, तो अब एक्टिविटी 3.3, टेक एनी मेटल लाइक जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, ईटीसी एंड स्ट्राइक इट फोर और मोर टाइम्स। अब क्या किए कि हमने जिंक, लेड, कॉपर, आयरन जैसे मेटल्स लिया और उसको पीटा। पीटते जाओ तो क्या होगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया हमने पीट के देखा तो नहीं हुआ, अरे टेम्परेचर भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अब हार्ड वाला मेटल ले लिए हो और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे नहीं तो कैसे होगा, सॉफ्ट वाले में तो हो भी जाए। तो अब चलते हैं आगे, क्या, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन वायर, मतलब इसका बहुत पतला वायर बना सकते हैं क्या भैया। हाँ, गोल्ड का डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सिल्वर का आता है। तो भैया ये बताओ कि हम क्या करें, गोल्ड का तार बना लें क्या। गोल्ड का तार बना लेंगे तो क्या होगा भैया, अरे गोल्ड बहुत महंगा होता है ना भाई, तो गोल्ड का यूज कर लोगे तो फिर कैसे होगा, पता चला 1 करोड़ रुपए का तार रख गया घर में। ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं भैया। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। में ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, पिघलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट कौन सा करेगा भैया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए होगा। तो क्या चेक करो, फॉर एग्जाम्पल हम ले सोडियम, ठीक है, तो देखो 281 है क्या, हाँ भैया 281 है। तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इजीली डोनेट कर सकता है क्या, हाँ भैया ये तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। डोनेट करके चाहेगा क्या कि ये स्टेबल हो जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये एक मेटल है, इसी तरह सारे मेटल में प्रॉपर्टी होता है क्या, इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करना चाहेगा। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा कि नहीं, हाँ भैया। तो और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, हाँ भैया। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, ये तो अलग बात है। तो देखो, मेटल अलाउ हीट टू पास इजिली थ्रू देम। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब यह बात है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए यूटेंसिल्स वगैरह जो रहते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं,
ओके भैया, इसीलिए बने हुए होते हैं। हाँ चलो, अब लेड एंड मरकरी आर द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब मेटल में भी ये पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का, क्या, लेड और मरकरी। ओके भैया, लेड और मरकरी पुअरेस्ट कंडक्टर है, हमें याद हो गया, छप गया हमारे दिमाग में, तो छाप लो यार। अब चलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट तो मैंने बताया कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो देखो 1535 डिग्री सेल्सियस। सोच रहे हो रूम टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेल्सियस है और ये मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस। कितना ज़्यादा है भाई, हाँ बहुत है भैया। तो चलो, अब कॉपर की भी देखो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ है जैसे कि गैलियम देखो इसकी कितनी कम है, सीजियम देखो कितनी कम है, ये हाथ में भी पिघल जाता है। हाँ भैया, ये तो हमने पढ़ा था, तो वही है। चलो अब एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या किया आपने कि ऐसा एक लिया और इधर से क्या किया, इधर वैक्स से जोड़ दिया, ठीक है, इधर वैक्स लगा दिया। वैक्स मीन्स क्या होता है, मोम। मोम वही जो मोमबत्ती में कैंडल में यूज होता है, तो वो उससे इधर चिपका दिया और इधर क्या किया, ये पूरी मेटल की शीट है, इधर यहाँ पे एक बर्नर से हीट किया, यहाँ पे एक बर्नर से हीट किया। हीट जब किया आपने तो क्या हुआ, ये वाला पिघल गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीट कर रहे थे लेकिन यहाँ पे पिघल के ये वैक्स खत्म हो गया और मेटल ही नीचे गिर गया पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, क्या यहाँ से हीट ट्रांसफर हुआ यहाँ पे। हाँ भैया, यहाँ तो हीट कर ही नहीं रहे थे इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे भी हीट हुआ तभी तो पिघला। हाँ भैया, इसका मतलब क्या हुआ, हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो गया। हाँ भैया, इसका मतलब क्या है कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कि नहीं है। हाँ भैया, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब चलते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके भैया, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, ठीक है, हमें दिमाग में रह गया, छप गया, रह गया नहीं, छप गया। तो चलो अब एक्टिविटी 3.6 देखते हैं। अब ये क्या देखना है हमको, इसमें देखना है कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ये हमें चेक करना है। हम विश्वास ऐसे नहीं करेंगे भैया, तो चलो एक्टिविटी देख लो तब तो विश्वास करोगे, हाँ भैया कर लेंगे। तो चलो देखो यहाँ क्या है कि इस बैटरी पे क्या किए, एक बल्ब लगाया हमने, एक तरफ तो बल्ब लगा दिया और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे खाली छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक मेटल का सैंपल लगा दिया। अब जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। हाँ भैया, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है कि जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे तो खाली था, अब हमने यहाँ क्या किया, एक मेटल का सैंपल रख दिया, कोई भी मेटल रख दिया, मान लो कि आयरन हमने रख दिया, आयरन रख दिया। अब ये बल्ब तभी जलेगा जब इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेगा ये मेटल। हाँ भैया, और अच्छे से करेगा तभी वोल्टेज इसमें ठीक ठाक आएगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमने जब किया और स्विच ऑन कर दिया तो देखा क्या कि बल्ब जल गया। ओ भैया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने मेटल लगाया था वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था कि नहीं। हाँ भैया, मजा आ गया जान के, ये तो हम तो साइंटिस्ट बन गए भैया। हाँ तो चलो इसी तरह दिमाग लगाओ, आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए भैया, अब केमिकल प्रॉपर्टी दिखाओ। तो देखो, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था भैया। तो चलो फिर से रिवाइज कर लो, क्या दिक्कत है यार। तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। हाँ भैया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। अब ये कॉपर ऑक्साइड जो है ना भैया, ब्लैक कलर का होता है, ये हम जानते हैं। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। हाँ भैया, वही वाला, ठीक है। तो चलो अब क्या है, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड का कुछ रिएक्शन देखते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, वैसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करें उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या है, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया। अच्छा, अब ये बताओ कि ये तो एसिड है HCl, ये तुम जानते हो, ठीक है, HCl रहा भैया एसिड, ओके। और ये AlCl3 सॉल्ट है, ठीक है भैया, ये सॉल्ट है।
और ये H2O वाटर है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये क्या है हमें नहीं पता, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। तो यहाँ पे क्या रहेगा जो कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा जो सॉल्ट वाटर बनेगा? भैया ये तो बेस के साथ है ना। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ तो तब ये यानी यहाँ पे Al2O3 बेस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, इसका मतलब क्या ये बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है यहाँ पे? हाँ भैया, मतलब हम मान गए कि बेस की तरफ बिहेव करता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये दिखाओ कि एसिड की तरफ भी बिहेव करता है भैया। तो देखो यहाँ पे NaOH क्या है? बेस है। हाँ भैया, और ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट, ये भैया सॉल्ट है। और यहाँ पे H2O वाटर है भैया, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे वाटर है, यानी ये एसिड है, तभी तो एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। यानी यहाँ पे ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ भैया, यहाँ पे तो ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। और मोस्ट मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और लेकिन कुछ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं भैया, हमने पढ़ रखा है। तो सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। और पोटासियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना। ओके भैया, तो अब क्या है? सोडियम और पोटासियम मेटल को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? नहीं तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेंगे रिएक्ट करके एयर से, इसलिए उसको रखा जाता है ऑक्सीजन से दूर। ठीक है, ओके भैया, हम समझ गए। ये सब मेटल्स के सैंपल कलेक्ट करो एंड होल्ड विद अ टोंग एंड स्टार्ट बर्निंग ओवर अ फ्लेम वन बाय वन। अब क्या करो? एक एक करके सबको जलाने की कोशिश करो। तो तुमको क्या मिलेगा कि ऑल ऑफ देम बर्न विद अ येलो फ्लेम। सभी क्या जलेंगे? येलो फ्लेम के साथ जलेंगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगी ऑक्सीजन के साथ? सोडियम सबसे पहले रिएक्ट करेगा। हाँ भैया, सोडियम तो ऐसे भी रिएक्ट करके आग लग जाता है भैया, तो हीट की तो ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर, इसी तरह होगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो सोडियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम का ऑक्साइड जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर में, और अदर मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। यहाँ पे जो है इसमें से, ठीक है, समझ गए? हाँ भैया, हम समझ गए। तो अब चलो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब क्या है? सोडियम और पोटासियम जो है एकदम पूरा स्पीड में फास्ट से पूरा तोड़ देंगे फोड़ देंगे वाला रिएक्शन करता है। और कोल्ड वाटर के साथ भी मतलब ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, पानी में आग लगाई वाला रिएक्शन। अब क्या किया? पानी में कोई भी क्या करता है जादू दिखाने के लिए? सोडियम छींट देता है। पानी में जब सोडियम छींट दोगे या पोटासियम छींट दोगे तो क्या होगा? पानी में ही आग लग जाएगा। तो देखो, सोडियम H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। हीट का जब इवॉल्व हो रहा है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनाया? पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो ये क्या है भैया? ये तो कैल्शियम है। कैल्शियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इसमें क्या यूज़ होगा? ये हॉट वाटर के साथ है। ठीक है, अब देखो कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ। तो किसके साथ रिएक्ट करते हैं भैया? तो वो क्या करते हैं? वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं। वेपर मीन्स स्टीम के साथ। तो अब देखते हैं क्या कि एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर लेकिन यहाँ पे वेपर के फॉर्म में है, याद रखने वाली बात है, यानी गैस होगा। ठीक है, तो Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। आयरन जब H2O के साथ रिएक्ट किया तो आयरन की ऑक्साइड बनाया और H2 गैस बनाया। तो चलो भैया अब आगे बढ़ो। तो देखो एक्टिविटी 3.10। अब इसमें क्या है कि इसमें एक बॉइलिंग ट्यूब है जो कि वाटर कंटेन कर रहा है। देखो ये रहा बॉइलिंग ट्यूब जिसमें कि वाटर है और ग्लास वूल है, इसमें सोक्ड ग्लास वूल है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेटल सैंपल यहाँ पे लगा दिया हमने, यहाँ पे मेटल का सैंपल लगा दिया। ओके भैया, अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद देखो यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या है?
कॉर्क लगा हुआ है और यहाँ से एक पाइप गुजरा हुआ है, ट्यूब, और उसके बाद ये जाके सोप के सॉल्यूशन में यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है देखते हैं चलो। अब ये क्या है, ये जो ग्लास उल है इसमें जो वाटर प्रेजेंट था ये हीट करने के कारण ये वेपर में चेंज हो जाएगा। हाँ भैया, अब ये वेपर इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब ये वेपर इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ओके भैया, अब जब हाइड्रोजन गैस हुआ तो हाइड्रोजन गैस को चेक करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन गैस को चेक करने का मेथड क्या बताए थे कि पॉपिंग साउंड होता है। तो पॉपिंग साउंड कैसे देखेंगे, पहले सोप सॉल्यूशन में ले जाएंगे, फिर इसको निकाल के यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैंडल लगाएंगे तो क्या करेगा, पट पट आवाज करेगा। अब ऑब्जर्वेशन हमारा क्या निकला, रिएक्शन ऑफ स्टीम विथ मैग्नीशियम इज मोस्ट विगरस। मीन्स मैग्नीशियम जो है ये चारों सैंपल में से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन में से क्या है, सबसे खतरनाक तरीके से रिएक्ट करेगा। उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। लेड, सिल्वर और गोल्ड जो है ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, दिमाग में रखना, हम तो रख लेंगे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, अब देखते हैं क्या, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन। ऑल मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट H2SO4 टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड H2 गैस। देखो सॉल्ट और H2 गैस निकल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, HCl और H2SO4 के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो क्या, नो H2 गैस इवॉल्व। अब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर एक्सेप्शन है कि नो H2 गैस इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या है, HNO3 नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें कि H2 निकलेगा HNO3 के साथ रिएक्शन का भी, वो क्या है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। देख लो यहाँ पे, अब क्या है, क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ पे जो H2 गैस नहीं निकला HNO3 के साथ रिएक्शन के बाद, क्यों, एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज मीन्स क्या होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन करवाना, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेज H2 प्रोड्यूस टू H2O, क्या करता है, वाटर बना लेता है। तो जब वाटर बन गया तब H2 कहाँ से आएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके वाटर बना लिया और खुद भी N2O और NO और NO2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया। अब एक्वा रेजिया देखो, ये क्या है, सोनार क्या किया कि आप गए क्या, अपने सोने को पॉलिश करवाने गए, गोल्ड को पॉलिश करवाने गए, तो क्या हुआ, सोनार ने एक सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ, उसके बाद निकाला ना तो चमकने लगा। आपने उसका वेट किया तो आप देखा क्या कि ये तो वेट से कम हो गया। तो आपने बोला ये वेट से कम क्यों हो गया, उसने बोला गंदगी निकल गई। लेकिन गंदगी निकल गई फिर भी ओरिजिनल वाले से भी कम हो गया। जब आपने खरीदा था तो वो बोलेंगे क्या, घिस गया। ऐसा कुछ नहीं, क्या हुआ बेसिकली कि वहाँ पे वो जो उसने यूज़ किया वो एक्वा रेजिया का सॉल्यूशन यूज़ किया। और एक्वा रेजिया क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 का सॉल्यूशन। तो ये एक्वा रेजिया क्या करता है, गोल्ड जो होता है गोल्ड को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। बाद में वो गोल्ड उससे निकाल लेगा सोनार और आपको बना देगा बेवकूफ़। लेकिन आप वो साइंस के स्टूडेंट, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे। हाँ भैया, हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, सोनार को अब छोड़ेंगे नहीं हम। एक्वा रेजिया का सॉल्यूशन यूज़ कर रहा है वो, ठीक है, मैं भी दिखा दूंगा उसको, ठीक है। चलो इसमें ऑब्जर्व करो, क्या, मेटल का सैंपल रखो एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से ही है। अब क्या करो, बबल्स का फॉर्मेशन चेक करो कि कितना स्पीड से बबल का फॉर्मेशन होता है। तो Mg जो है सबसे फास्ट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स देगा, ठीक है। सोडियम और पोटासियम मत रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सोडियम और पोटासियम को छोड़ के कोई भी मेटल रख सकते हो। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स, अब मेटल्स का रिएक्शन कोई अदर मेटल के साथ। तो देखो मेटल ए जब सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ रिएक्ट किया तो देखो यहाँ पे मेटल ए था लेकिन अब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन गया। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी था लेकिन अब यहाँ पे मेटल बी बन गया, यानी क्रिस क्रॉस हो रहा है। क्या देखो, ये 2 उंगली था, ये 2 उंगली था, ठीक है। अब ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, समझ रहे हो, वही चीज हो रहा है यहाँ पे। अब देखो द रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। सोडियम पोटासियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर लेड,
ठीक है। हाँ भैया, और भैया एक्टिविटी 3.12 को देखते हैं। ये वाला मैंने एक्टिविटी आपको बताया था कि क्या करो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डिप कर दो। ठीक है, तो क्या होगा कि आयरन नेल ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है भैया? तो ये CuSO4 है, ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है। तो क्या हुआ कि बेसिकली कि ये कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो डिस्प्लेस हो गया किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको? CuSO4 को, और उसके जगह पे जाके SO4 के साथ रिएक्ट कर गया और FeSO4 बना लिया, और कॉपर का जो लेयर था वो इस आयरन के नेल पे चढ़ गया, इसलिए देखो ये ब्राउन हो गया ना। हाँ भैया, ये तो ब्राउन हो गया, यही कॉपर का कलर के कारण हो गया। तो भैया ये तो मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ भैया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब नॉन मेटल्स देखते हैं। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो कि नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो क्या बनता था? Cl-। ठीक है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन मिलाते थे, NaCl वाला याद करो रिएक्शन, Na+Cl-। तो क्या होता था? Na का प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस करते थे और यहाँ पे Cl+E। ठीक है, ओके भैया, हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस। नॉन मेटल्स सॉलिड और गैस होता है, लिक्विड नहीं होता है। बट इसमें एक्सेप्शन है, क्या? ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आर ब्रिटल। क्या ब्रिटल मीन्स क्या होता है भैया? आसानी से उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है, और स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, स्टीम के साथ भी नहीं करता, और डाइल्यूट एसिड के भी साथ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि द रीजन दैट नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड कांट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू H+ आयन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और तुम क्या बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन तुम जो है क्या करो कि दे दो, इलेक्ट्रॉन क्या करो? दे दो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक है, तो मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब नॉन मेटल्स को क्या करोगे? वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं एक्टिविटी 3.8। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या है कि डिसॉल्व करने के बाद फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब डिसॉल्व किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। तो वैसे भी हम जानते हैं क्या भैया कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, तो बेसिक इन नेचर हो गया। तो अब चलो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं नॉन मेटल्स के साथ। मेटल्स जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड बनाता है। इसमें क्या होता है? डोनेट वाला, डोनेशन वाला, एक दूसरे को देना है और एक को लेना है। तो चलो आयनिक कंपाउंड देखते हैं। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और नॉन मेटल का काम होता है उसको गेन करना। ठीक है, और उससे क्या होता है? ये दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड जो बनता है उसी को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? Na को Na+E- बना, अब क्लोरीन का Cl+E- बना। ठीक है, तो अब दोनों का पूरा हो गया कि नहीं? इसको एक की ज़्यादा था, इसमें एक का कमी था। 8 पूरेगा तब तो होगा, लेकिन एक की कमी है, इसको एक ज़्यादा है, +1 है, तो ये क्या किया? इसको दे दिया। अब क्या बन गया? ये पूरा कंप्लीट हो गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, जिसको कि हम घर में खाते हैं। ठीक है, सॉल्ट। ठीक है, अब ये आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यही वगैरह वगैरह, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पढ़ लेना। अब अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेजर सोर्स ऑफ मेटल इज अर्थ क्रस्ट। मेटल का ज़्यादातर सोर्स क्या है? अर्थ का क्रस्ट। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, etc। ठीक है, सी वाटर में भी सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड। हाँ भैया, हम तो जानते हैं कि नमक कहाँ से निकालते हैं? समुद्र के पानी से निकालते हैं। ठीक है, तो हमको पता है, हम तो होशियार हैं। तो चलो अब क्या है?
those minerals from which metals can be extracted profitably are called ores। ठीक है, जो मिनरल आसानी से निकाला जा सके और उसमें फ़ायदा हो जाए उसी को ओर्स बोलते हैं। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अब मेटल्स जो है ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करें। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बना देने वाला हूँ मैं। तो देखो अब क्या है कि मेटल्स को आपने निकाला कहाँ से। मेटल्स को हमने निकाला भैया उसके ओर से, धरती के अंदर से निकाला। ठीक है, धरती के अंदर से निकाला। अब हमें क्या करना है, धरती के मेटल से निकालेंगे तो क्या, धरती के अंदर से निकालेंगे तो तुरंत यूज़ कर सकते हैं क्या भैया। हमने गोल्ड निकाला और घर लेके चले गए यूज़ करने लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं भैया ऐसा नहीं होता, नहीं तो हम तो निकाल लेते। तो अब देखो क्या है कि उसको तुमको पहले तो उसको उसमें जो गंदगी है वो निकालना पड़ेगा, फिर उसको साफ करना पड़ेगा, फिर उसमें जो जो एडिशन है उसको भी निकालना पड़ेगा, सब चीज़ करना पड़ेगा तभी होगा। हाँ भैया, तो सबसे पहले बताओ कि एक्सट्रैक्ट कैसे करें, निकालें कैसे। ठीक है, तो उसी के प्रोसेस को, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी एक पूरा ब्रांच है इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो चलो भैया, ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स देखते हैं। ठीक है, अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल सैंड, ये सब निकालने को क्या बोलते हैं, जो ओर में मिला जाता है उसको गैंग बोलते हैं, और गैंग के रिमूवल को ही हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। देखो ये रहा ओर, ठीक है, अब ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके भैया, अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज उसमें है। अब क्या है, तीन तरह का हो सकता है। एक तो क्या है कि मेटल्स हाईली रिएक्टिव हो सकता है। हाँ भैया, मेटल्स हाईली रिएक्टिव हो सकता है। एक मीडियम या तो लो रिएक्टिव होगा, इन तीनों में से एक होगा। तो अब जो हाई रिएक्टिविटी वाला रहेगा उसको सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। क्या करें भैया, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते थे, यही करते थे ना, एक एनोड रहता था, एक कैथोड रहता था, उसमें क्या करते थे, एक बैटरी से जोड़ देते थे। ओके भैया, यही वाला, हाँ भैया, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्ट प्योर मेटल निकल जाएगा। ओके भैया, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, चलो, ये हाई रिएक्टिव है इसीलिए आसान है। अब चलते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाला। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाला में दो तरह का हमें पढ़ना है, या तो कार्बोनेट ओर है या तो सल्फाइड ओर है। कार्बोनेट वाले से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए मेटल, और सल्फाइड वाले से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो देखो कार्बोनेट वाला से क्या करें, कैल्किनेशन, और सल्फाइड वाला से रोस्टिंग। रोस्टिंग कैसे होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग को बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग को रोस्टिंग बोलते हैं। और कैल्किनेशन किसको बोलते हैं, तो कैल्किनेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब लैक है ऑक्सीजन का, ठीक है, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या करना है आपको, इसको हीट करना है। क्या, मेल्टिंग पॉइंट से, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम पे, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम पे। तो क्या होगा, इन दोनों प्रोसेस से आपको मिल जाएगा ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। मतलब क्या बोले भैया, तो एक तो है क्या, ऑक्सीजन के सल्फाइड ओर से अगर हमें ऑक्साइड निकालना है, सबसे पहले मेरा मोटो क्या है कि उसको मीडियम रिएक्टिविटी वाले में हमें सबसे पहले उसका ऑक्साइड निकालना है। ठीक है भैया, ऑक्साइड निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, तो ऑक्साइड निकालने के लिए पहले अगर सल्फाइड का ओर है, मेटल का सल्फाइड है, तो उसको क्या करो, रोस्ट कर दो। रोस्टिंग मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो। ठीक है भैया, और अगर क्या भैया कार्बोनेट का ओर रहेगा तो क्या करेंगे, तो कार्बोनेट का ओर रहेगा तो उसके टिंग पॉइंट, तो अगर कार्बोनेट का ओर रहेगा तो उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे उसको जाके हीट करो। ठीक है, लेकिन क्या है वहाँ पे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग में प्रेजेंस था, इसमें एब्सेंस है। अब क्या हुआ, मेटल की ऑक्साइड आपको मिल गई। अब मेटल की ऑक्साइड जब मिल गई तो डायरेक्ट रिड्यूस कर दो। रिड्यूस कैसे करेंगे भैया, तो कुछ मत करो, क्या करो, इसको कार्बन के प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है भैया, कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा, इसी कार्बन को कोक भी बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो लो रिएक्टिविटी वाले में, लो रिएक्टिविटी वाले में क्या होगा भैया, तो लो रिएक्टिविटी वाले में देखो हमको बेसिकली सल्फाइड ओर्स पढ़ने हैं। तो सल्फाइड ओर्स में क्या करेंगे, डायरेक्ट रोस्ट कर दो। रोस्ट मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग को भैया रोस्टिंग बोलते हैं, हमको पता है। ठीक है, चलो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिए तो रोस्ट हो गया। अब क्या बना कि मेटल का ऑक्साइड बन गया। अब मेटल का ऑक्साइड बन गया तो अब इसको क्या करोगे, डायरेक्ट हीट कर दोगे सिर्फ, तो क्या बन जाएगा, मेटल निकल जाएगा। ठीक है, अब भैया ये बताओ कि यहाँ पे क्या किए हमको समझ में आ गए भैया कि यहाँ पे रिडक्शन के लिए
हमको सिर्फ हीट करना पड़ा, किसमें, लो रिएक्टिविटी वाले में, लेकिन मीडियम रिएक्टिविटी वाले में हमको कार्बन के प्रेजेंस में हीट करना पड़ा, तभी हमको क्या मिला, मेटल मिला। ओके भैया, इसमें कार्बन के प्रेजेंस में, इसमें बिना कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्स करते हैं। यही है, देखो सीना बार क्या है, मर्क्यूरी का सल्फाइड। मर्क्यूरी का सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करा तो क्या मिला, मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड को जब हीट किया तो मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन मिला। अब बोलोगे यहाँ पे भैया कि यहाँ देखो क्या हुआ, पहले ऑक्साइड बनाया, फिर ऑक्साइड को हमने हीट किया तो क्या हुआ, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन बन गया। हाँ भैया, जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। अब देखो इसमें लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या है, सल्फर का सल्फाइड था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, और हीट कर दिए, यानी ये क्या हो रहा है, ये भैया हमें तो समझ में आ रहा है कि सल्फाइड वाला में ये लो रिएक्टिविटी वाला है, तो हमें रोस्ट कर रहे हैं। तो रोस्ट कर रहे हैं तो देखो ऑक्साइड बना, मेटल का ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। हाँ भैया, अब क्या कि हम भैया हीट कर देंगे तो हो जाएगा। आपने बोला था क्या, हीट कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ फिर ये CuS क्या कर रहा है भैया, तो मैं भैया क्या बोला, यहाँ पे एक्चुअल में तुम क्या कर रहे थे, इसी को तो रिड्यूस कर रहे थे ना, इसी का तुम एक्सट्रैक्शन निकाल रहे थे। तो ये Cu2S तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसको क्यों वरी कर रहे हो, ये लिख दिया है तो NCERT ने लिख दो। ठीक है, अब क्या है, कॉपर का ऑक्साइड को जैसे हीट किए तो कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। ओके भैया, ये तो मज़ा आ गया पढ़ के, हमें समझ में आ गया एकदम। हाँ, तो समझ में जरूर आएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब मीडियम रिएक्टिविटी वाला का मैंने क्या बताया था भैया, आपने बताया था कि अगर सल्फाइड और रहे तो उसको रोस्ट कर दो और कैल्किनेशन करना है किसमें, कैल्किनेशन कर दो किसमें भैया, कार्बोनेट वाले ओर में। तो देखते हैं क्या हमने सही बोला था कि नहीं। और उसके बाद क्या करेंगे कि ऑक्साइड निकल जाएगा तो उसको रिड्यूस कर दो आप किसके, कार्बन के प्रेजेंस में। देखते हैं भैया आपने सही बोला था कि नहीं। देखो सल्फाइड था, उसको रोस्ट कर दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मेटल का ऑक्साइड बन गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। कार्बोनेट था तो उसको कैल्किनेशन कर दिया, मतलब हीट कर दिया ऑक्सीजन के एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन में, या तो क्या निकला, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। देखो जिंक ऑक्साइड दोनों में आया था तो जिंक ऑक्साइड को कोक के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाए, हीट करवाए तो क्या बना, जिंक प्लस कॉपर मोनोक्साइड। हाँ भैया, हमें समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक अलग चीज़ है, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्या थर्माइट प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपको रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में। ठीक है, ये देखो Fe2O3 वाला रिएक्शन देखो क्या होता है, जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, तो ये क्या होता है, आयरन को भी मेल्ट कर देता है। ये इतना एक्सोथर्मिक होता है ये रिएक्शन। तो इसलिए क्या होता है कि इसी को रिएक्शन को करवा के वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ते हैं। ठीक है भैया, मज़ा आ गया हमको सुन के कि रेलवे ट्रैक्स को भी हम जोड़ना सीख गए। कोई बात नहीं है, चलो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी। अब हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल को हमने बोला था क्या, डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, NaCl को वाटर में घोल दो तो क्या होगा, फिर उसको एनोड और कैथोड वाला सिस्टम करके तो क्या बनेगा, Na+Cl- बन जाएगा। ओके भैया, अब रिफाइनिंग करना है तो क्या होगा, रिफाइनिंग कैसे होता है, तो रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे ही निकलता है। क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को एनोड बना दो और प्योर मेटल को कैथोड बना दो। देखो प्योर मेटल को कैथोड बनाओ, यहाँ पे नेगेटिव वाले पे रख दो और इम्प्योर मेटल को एनोड पे। तो अब क्या होगा कि ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो क्या होगा कि एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। एनोड क्या था, इम्प्योर मेटल, एनोड डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर में घुल जाएगा और क्या बचेगा फिर सर, प्योर वाला बचेगा। तो द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू सॉल्यूशन वेयर एज इनसॉल्युबल सेटल डाउन हो जाएगा। इनसॉल्युबल जो रहेगा, जो इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल रहेगा, मतलब जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, वो देखो नीचे बैठ जाएगा। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में रिफाइनिंग के दौरान, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, एनोड मड बोलते हैं। ओके भैया, हमें पता चल गया एनोड मड क्या होता है, कैथोड पे ये होगा, एनोड पे ये होगा। ओके भैया, मज़ा आ गया पढ़ के। अब लास्ट टॉपिक, लास्ट हम देख लेते हैं क्या, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी डिटोरिएट होने लगती है, मेटल की खासियत खत्म होने लगती है जब उसको एयर में एक्सपोज किया जाए। हवा में छोड़ दोगे तो क्या होगा, एयर के साथ रिएक्शन कर करके क्या होगा,
उसकी चमक खत्म हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी खत्म होने लगेगी, वो खराब होने लगेगा, ठीक है। और क्या करता है, शाइनी ब्राउन सरफेस बन जाता है आयरन पे। तो इसका कोरोजन का सबसे सिंपल एग्जांपल है रस्टिंग, ठीक है। हाँ भैया, आयरन में जंग लग जाता है, बड़ा बड़ा शिप वगैरह बर्बाद हो जाता है, जहाज को डुबो खत्म कर देता है वो कहानी, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचा कैसे जाए, ये इतना खतरनाक चीज़ है, ये तो पता लगा दिया आपने भैया। अब ये बचा कैसे जाए, तो पेंट कर दो। इसीलिए हमारे घर में क्या भैया, गेट को पेंट किया जाता है, डोर को। हाँ भैया, इसीलिए डोर को पेंट किया जाता है, ठीक है। चलो अब एलॉइंग क्या होता है, कि एलॉइंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, मेटल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील। एलॉय क्या होता है भैया, दो मेटल को आपने मिला दिया तो क्या बना, दो मेटल को जब बना मिलाया तो एक जो चीज़ बना, एक दूसरा जो बना उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है। उससे जो सब्सटेंस बना उसको एलॉय बोलते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन देखो, अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि मोल्टेन जिंक को आयरन आर्टिकल्स पे चढ़ा देते हैं। अब क्या होगा कि जिंक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, अब जब भी रिएक्ट करना होगा तो जिंक रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और आयरन को बचा लेगा। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखते हैं, कोटिंग वन मेटल बाय अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हम क्या करेंगे, एक मेटल का कोट दूसरे पे चढ़ा देंगे, ठीक है। तो सिल्वर प्लेटिंग फॉर एग्जांपल। अब सिल्वर क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव वाले में आता है। अब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। वैसे क्या होता कि आराम से रिएक्ट कर जाता हाईली रिएक्टिव वाला, लेकिन अब क्या होगा, सिल्वर जल्दी रिएक्ट ही नहीं करेगा। हाँ भैया, ये अच्छा मेथड था। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3.14। अब क्या किया कि ये एक ट्यूब था, ठीक है, ट्यूब था भैया, हम मान गए। अब इसमें क्या किया, आयरन नेल डिप किया। आयरन नेल मीन्स वही नेल, ठीक है, जिसको दीवार में पुट करते हो किसी चीज को रखने के लिए। तो अब क्या हुआ, आयरन नेल को हमने इसमें डाला। अब इसमें आधा पानी भर दिया, ठीक है। एक में ए नंबर वाला हम देख रहे हैं, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब हमने लिया है। तो एक में हमने क्या किया, आधा पानी भरा और आधा एयर के बाहर रहने दी, आधा बाहर रहने दिया पानी के, ठीक है भैया। अब बी वाले में क्या किया, पूरे में पानी भर दिया, ठीक है, और यहाँ पे पूरे में पानी भर दिया, तो अब बी वाला हो गया। अब सी वाले में हमने क्या किया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड दिया, मतलब ड्राइंग एजेंट, मतलब यहाँ पे कहीं पानी ना रहे, ये क्या करेगा, पानी को पूरा सोख लेगा कैल्शियम क्लोराइड, कहीं पानी नहीं रहने देगा, ठीक है। तो मतलब ये पूरा सूखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब हमने क्या किया कि इन तीनों में देखा, ऑब्जर्व करा, तो क्या हुआ कि ना इसमें रस्ट लगा ना इसमें रस्ट लगा, सिर्फ इसमें रस्ट लगा। तो इसे हम क्या समझे भैया, ये क्या रस्ट लगा बता रहे हो। तो देखो क्या है कि इसमें आधा बाहर था तो इसमें रस्ट लग गया, इसमें रस्ट लग गया, ठीक है, इसमें रस्ट लग गया और इन दोनों में रस्ट नहीं लगा। ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे सिर्फ एयर था, सिर्फ एयर था, नो वाटर, वाटर नहीं था, तो इसलिए रस्ट नहीं लगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर था, एयर नहीं था, एयर था तो बाहर था, नीचे तो था ही नहीं, तो क्या हुआ, फिर भी इसका रस्टिंग नहीं हुआ। अब इसका रस्टिंग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर और एयर दोनों था। इसका मतलब क्या दिखाता है कि रस्टिंग के लिए वाटर और एयर दोनों की प्रेजेंस नेसेसरी है। ओके भैया, मतलब पानी में पानी और ऑक्सीजन दोनों नहीं रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो अब देखते हैं, चलो एलॉय। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ मिक्सचर, उसको बोलते हैं अलॉय, ठीक है। अब इससे क्या कर सकते हैं, जैसा मन आपका वैसा प्रॉपर्टी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड जिंक के मिक्सचर को हम ब्रास बोलते हैं, कॉपर और टीन के मिक्सचर को ब्रोंज बोलते हैं, और लेड और टीन के मिक्सचर को हम सोल्डर बोलते हैं। ओके भैया, चैप्टर खत्म हो गया क्या, हाँ हमें सब समझ में आ गया भैया, हम एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, हमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मजा आ गया, तो अब यहीं तक रखते हैं वीडियो को, के लिए पढ़ते रहें एंड जस्ट चिल।